नमस्ते, राधे राधे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सत्र में, जो कि है पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति से जीवन परिवर्तन। तो ये जो कोर्स है, जैसे कि आप लोगों ने जाना ही होगा इसकी ऐड से, कि ये पूज्य स्वामी मुकुंदानंद जी की जो पुस्तक है इंग्लिश में, दी पावर ऑफ थॉट्स, जो अमेजोन की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है, तो उसी के ऊपर ये सत्र होने जा रहा है, उसी पुस्तक के ऊपर। लेकिन हम ये हिंदी में करेंगे, या कहो कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके इसको करेंगे। ठीक है, तो हम ये नॉर्मल लोगों के लिए, जनसाधारण के लिए ये हृदय ग्राह्य हो सके, ये एक्सेप्टेबल हो सके, उस अर्थ में हम उसको लेंगे। ठीक है, और ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये पुस्तक जो है ये बहुत ही साइंटिफिक वे में बनाई गई है, लेकिन हम उसका थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, ताकि आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले वो पुस्तक को इन डेप्थ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं उनको हम बता दें कि ये जो सत्र है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड होगा। तो पुस्तक में से ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जाएगी प्रत्येक सप्ताह के लिए, और ये 21 सप्ताह तक चलेगा, 21 वीक्स तक चलेगा ये। और सारे वीक्स में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ से शेयर की जाएगी, जो आप अपने डिवाइस स्क्रीन पर अच्छे से देख पाएंगे। फॉन्ट्स वगैरह भी बड़े रखे हैं, और आप उसको अलोंग द वे, जब मैं बोलता रहूंगा उसके साथ साथ आप स्लाइड्स को भी फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, और ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपको केवल जूम में एंटर हो जाना है। अगर किसी को कोई बहुत टेक्नो से भी नहीं है तो आपको कुछ खोलना नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं खोलनी, यहीं से सब शेयर किया जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, और हम ये पुस्तक को बहुत ही सरल करके समझने वाले हैं, तो हर कोई भी आबाल वृद्ध इसके लिए लायक है, इसके लिए योग्य है। तो आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसमें ले आना। ठीक, ओके। तो अब मैं आज की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको यहाँ से शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक का एक वीडियो बनाया गया है, 1 मिनट का, पौने मिनट का। तो ये इसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये बुक का। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, वो बुक वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि ये पुस्तक में कितना एटॉमिक कंटेंट भरा हुआ है, और हम कितनी इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं, जो पूज्य स्वामी जी ने लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो यहाँ से आपको प्ले करके दिखाना चाहूंगा। ठीक, तो ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा वीडियो था, और ये पुस्तक का मेन कंटेंट है थॉट्स के ऊपर, जैसे कि टाइटल में ही है, पावर ऑफ थॉट्स। तो हमारे विचारों की क्या शक्ति है, वो शक्ति हमें कैसे अफेक्ट करती है। कोई भी शक्ति होती है, उसका हमें उपयोग करना होता है हमारी फेवर में। तो ये विचार अगर शक्ति है, तो उसको हम हमारी फेवर में कैसे ला सकते हैं। डेली एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि वो हमारी अगेंस्ट में ही ज्यादातर काम करते हैं, राइट। तो अब आज से शुरू होने वाले ये सत्र में हम ये सब कुछ चीजों को समझेंगे, कि विचार हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट करते हैं डे टू डे बेसिस पर, मोमेंट टू मोमेंट जो छोटे छोटे भी डिसीजंस लेने होते हैं, वो भी कैसे विचारों के आधार पर हम लेते हैं, और किस तरह से ये बहुत ही डीप वे में हमारे जीवन के साथ आर्टिकुलेटेड है, बुने हुए हैं, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम आज का मेन कंटेंट, मेन सत्र शुरू करेंगे। तो अब मैं आपको ओरिजिनल स्लाइड शेयर करूंगा, जो कि अब थ्रू आउट द सेशन आपके स्क्रीन पर रहेगी लास्ट तक। और दूसरी बात कि ये जो सत्र है ये इंटरैक्शन बेस्ड होगा। ठीक है, तो बीच बीच में कोई कोई ऐसी स्लाइड्स आएगी
जो कि पुस्तक में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट है, राइट। तो वो टर्निंग पॉइंट वाला कोई भी टॉपिक होगा, वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग भी आपस में पहले डिस्कशन करके वो टॉपिक को थोड़ा सा हल्का कर देंगे। आप लोगों को चांस दिया जाएगा, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना मंतव्य दे सकते हैं। हैंड रेस्ट करना होगा आपको, ठीक है। जूम से आप लोग सीख लेना, अगर कोई फर्स्ट टाइम जूम यूज करता है तो कोई अपने जानकार से, फैमिली मेंबर से, कि उसमें हैंड रेस्ट का एक ऑप्शन आता है। हैंड रेस्ट का अर्थ ये नहीं कि आप कैमरा ऑन करके अपना हैंड रेस करेंगे तो मुझे दिख जाएगा, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो सब कुछ देखना संभव नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर अगर हैंड रेस्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर जो लिस्ट मुझे दिख रहा है सभी पार्टिसिपेंट्स का, उसमें हैंड रेस्ट वालों का सबसे ऊपर नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वो हैंड रेस्ट वाले बटन से ही हैंड को रेस करेंगे। यहाँ पर डिजिटली हैंड रेस करना है, ठीक है, फिजिकली नहीं। ओके। और उसमें हम इंटरेक्शन करेंगे। फिर लास्ट में बीच बीच में ऐसी भी कुछ बातें आएगी जहां पर स्वामी जी ने बहुत सुंदर कोई एक चोटदार वाक्य लिखा है जो हमारे हृदय को छू जाता है एकदम से। तो वैसे वाक्यों को कोटेशन बना दिया गया है, ठीक है। तो वो कोटेशन वाला जो वाक्य है वो आपको ही पढ़ना है। तो उस समय मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि जिसको ये कोटेशन पढ़ना है वो अपना हैंड रेस्ट कर सकते हैं। तो वो कोटेशन जो है वो इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि वो एज इट इज स्वामी जी के ही शब्दों को बिना तोड़े मरोड़े हमने रखा है, विदाउट एनी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ही उसकी जो एनर्जी है वो एज इट इज रहती है ना, जहां तक हो सके। तो वो सारे कोटेशन इजी ही रहेंगे पढ़ने में, उतने कोई हार्ड नहीं है। तो आप लोग उसको भी पढ़ने के लिए हैंड रेस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। और लास्ट में आपको प्रत्येक सेशन के अंत में आपको क्वेश्चन आंसर के लिए चांस दिया जाएगा, ठीक है। तो बीच में हम क्वेश्चन आंसर्स को, अगर कोई डिस्कशन चल रही है तो ठीक है, लेकिन कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको साइड में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। और ये सारी की सारी स्लाइड्स आप कैप्चर कर ले, उससे अच्छा यही रहेगा, मेरा सुझाव यही रहेगा आप लोगों से कि आप इसमें से अपनी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, डिस्कशन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें खुलेगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई ये पॉइंट बढ़िया है। ये मुझे कोई कोई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो स्लाइड के पॉइंट के आधार पर मैं बोलूंगा वो स्लाइड में होगा भी नहीं, राइट। तो वैसे समय में आपको स्लाइड हमेशा काम में नहीं आएगी, आपको इसमें से जो आप नोट्स बनाएंगे वही आपको काम में आएगी। ओके। तो मेरा ये आपसे सुझाव रहेगा कि आप लोग अपनी एक छोटी सी नोटबुक भी साथ में रखे रहें। कुछ भी अच्छा सा कुछ सुनाई दे या मैं कुछ और बोलता हूँ लेकिन आपको कुछ और क्लिक होता है जो आपकी लाइफ के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो उसको आप तुरंत नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्वर्जेशन हो सकता है कि आपके लिए ना हो, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में जा रही है वहां पर वो आपको कहीं टच कर जाए, ठीक। तो उस समय वो आपको बहुत काम आ जाता है वो टॉपिक। तो ऐसा बहुत बार होगा। अभी तो आज तो ये पहला ही सत्र है, ये सत्र के साथ 21 सत्र बाकी है। तो हम ये पूरे प्रवास में बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं, सुनने वाले, समझने वाले हैं, ऑलराइट। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक गाइडलाइंस थी। ये इंटरेक्शन बेस्ड रहेगा। जो लोग मेरे दूसरे सत्र में आते हैं, उपनिषद के सत्र में, उनको पता होगा कि वहां पर इंटरेक्शन लास्ट में केवल क्वेश्चन आंसर के लिए ही होता है, महीने में 1 या 2 बार। लेकिन यहाँ पर हम प्रत्येक सप्ताह कंपल्सरी जो पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ इंटरेक्शंस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसलिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक निकल ही जाएगा जहां पर आप सभी लोगों को अपने थॉट इनपुट्स देने होंगे, अपनी मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक। तो उस समय उसमें से जो एक कॉम्बिनेशंस निकलते हैं अलग अलग अवेयरनेस के, वो बहुत ही लोगों को काम में आते हैं और ये सत्र को भी इतना इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है, ऑलराइट। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सत्र का पूरा क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। और अब मैं यहाँ से आज की स्लाइड शेयर करूंगा। ये स्लाइड आपके डिवाइस स्क्रीन पर अब थ्रू आउट द सेशन रहेगी जब तक कि मैं क्लोज नहीं करता। ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है सत्र का, हम उद्घाटन करने जा रहे हैं इसका, ऑलराइट। एंड द कर्टेन ओपन्स। तो फिर से आप सभी लोगों का पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति से जीवन परिवर्तन, ये सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सत्र है ये जेके ऑफ इंडिया की विशेष प्रस्तुति है।
जेके योग इंडिया पूज्य स्वामी जी की ही, स्वामी मुकुंदानंद जी की ही जो जीव कल्याण की भारत की विंग है, वो उसकी टीम है, राइट। तो इसके पीछे बहुत कुशल टीम मेंबर्स लगे हैं जो ऐसे अनेकों प्रोग्राम्स को संभव बनाते हैं प्रतिदिन के लिए। तो मैं संपूर्ण जेके इंडिया की टीम का और उनके सहयोग का बहुत बहुत आभारी हूं कि उनके अथक प्रयास से आज हमें ये अवसर मिला है। और साथ ही साथ ऑब्वियस है कि पूज्य स्वामी जी के ब्लेसिंग्स हैं और इतने बड़े हमारे स्पिरिचुअल और पवित्र ऑथर हैं। इतने बड़े ऑथर की बुक पर कुछ अपनी टिप्पणी देना तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन पूज्य स्वामी जी के ही अनुग्रह से जो कुछ भी मेरी मति के अनुसार मैं बोल पाऊंगा उनके दिव्य ज्ञान के आधार पर, तो वो मैं बोलने का प्रयास करूंगा। मेरी कोई त्रुटि रह जाए, कोई क्षति रह जाए, तो आप लोग मुझे उदार दिल रखकर क्षमा कर देंगे, ठीक है। तो ये पूज्य स्वामी मुकुंदानंद जी द्वारा जो एकदम रोचक पुस्तक लिखी गई है, दी पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति, उसके ऊपर आधारित ये 21 सत्रों का धारावाहिक कोर्स रहेगा, जिसमें से आज ये फर्स्ट सेशन है, राइट। और ये सेशन में मैं आप सभी लोगों का पार्थ मेहता फिर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद समय पर पधारने के लिए, इतनी अच्छी संख्या में पधारने के लिए। ओके, तो ये पुस्तक के हम चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे और आज इंट्रोडक्शन से और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। और जैसे जैसे मोमेंटम आता जाएगा हमारे टॉपिक में, वैसे वैसे हम अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज भी करते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज एवरी सेशन में आने वाली है। तो आप लोग, अब जो लोग आज आए हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप अब एक भी सेशन को मिस मत करना, वरना ये जो बुक का जो मेन कंटेंट होगा ना, वो मिस हो जाएगा। हालांकि हम अगले सत्र में आज का रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। 1.5-2 मिनट 3 मिनट में जितना रिवीजन होगा इतना ही ये सत्र में करेंगे। इसलिए हो सके तो आप लोग सारे सत्रों में आना। केवल 21 सत्रों की बात है और ये पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा आपका, राइट। तो उसके लिए 21 घंटे तो हमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए बनता है, राइट, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कंटेंट को। तो सबसे पहले जो ये पुस्तक है हमारी स्वामी जी की, द पावर ऑफ थॉट्स, उसका ही थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन ये पुस्तक का ही भाग है। तो यहाँ पर ये मेन टाइटल हम ऑरेंज वर्ड में लिखेंगे और नीचे आप देख सकते हो थोड़े से हल्के से ओपेक कलर में आ रहा है इंट्रोडक्शन। तो वो जो इंग्लिश नेम है वो ज्यादा आकर्षण रखने की जरूरत नहीं है उसमें, इसलिए उसको थोड़ा सा दबा हुआ कलर रखा है। लेकिन वो जो है वो एज इट इज पुस्तक का जो टाइटल है वही टाइटल होगा, जिसका हम ऊपर हिंदी ऑरेंज टाइटल से उसका अनुवाद करके यहाँ पर उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो ये अब हम परिचय को समझने जा रहे हैं। पुस्तक का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। तो हम सभी के अंदर एक सुंदर जीवन को प्राप्त करने की, हमारे आसपास सुंदर परिणामों को प्राप्त करने की एक सहज इच्छा होती है, राइट। कि भाई मैं सबसे पहले तो मैं खुद ही अच्छा हो जाऊं या अच्छी हो जाऊं, मेरी आसपास की परिस्थितियां अच्छी हो जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा किचन अच्छा हो जाए, मेरा बेडरूम अच्छा हो जाए, मेरी लोकालिटी अच्छी हो जाए, कोई अच्छे एरिया में जाके रहना है, राइट, कोई अच्छी जगह जाकर जॉब करना है, कंपनी अच्छी हो, मेरी कंपनी और ये दोस्तों वाली कंपनी भी अच्छी हो और जहाँ जॉब करते हैं वो कंपनी भी अच्छी हो। इस तरह से हमें तमाम प्रकार के ऐसी ऐसी इच्छाएं होती रहती हैं जहाँ पर हमें सुंदर परिणामों को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। कोई ऐसी इच्छा नहीं करता है कि अरे भाई मुझे तो ऐसा दोस्त मिले जो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन निकले 2 दिन के बाद, राइट। ऐसा कोई नहीं कहता। हर कोई कहता है कि मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मिले, जो कोई भी मिले मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मिले, चाहे फिर वो फ्रेंडशिप हो, चाहे फिर वो स्पाउस के साथ हो या कुछ भी हो, राइट। कोई भी रिलेशनशिप हो या हमारी जॉब ही क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो और हमारा प्रमोशन होता रहे। उसमें भी हम चाहते हैं कि वो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भी अपने स्वभाव में अपग्रेड होती रहे, राइट। तो ये सारी चीजें हम जो चाहते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई हमें कहता है कि ये नहीं, ये तो गलत है, तुम ये गलत कर रहे हो, तो ये गलती नहीं है, ये हमारी सहज इच्छा है। ह्यूमन होने के नाते, मनुष्य होने के नाते ये हमारे भीतर एक सहज इच्छा है कि हम वर्तमान में जहाँ है वहां पर संतुष्ट होना नहीं चाहते, उससे कुछ और बेहतर ही करना चाहते हैं, कुछ और श्रेष्ठ करना चाहते हैं। तो ये फंडामेंटली जो हमारे भीतर
आनंद की प्यास है कि भाई मुझे तो बहुत आनंद चाहिए, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए, जिसके लिए हम तमाम प्रकार के प्रयत्न करते हैं, तमाम प्रकार के सही प्रयोजनों से सब कुछ चीजों को संजोते हैं। तो ये जो फंडामेंटल हैप्पीनेस की जो हमारे अंदर इच्छा है, उसी इच्छा का ये व्यवहारात्मक स्वरूप है, क्रियान्वित स्वरूप है, कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे आसपास के परिणाम सुंदर हो। क्यों सुंदर हो? ताकि हमें वो सारे परिणामों में से आनंद मिले या सुख मिले, हैप्पीनेस मिले, राइट। तो ये कोई खराब नहीं है, राइट। बस इतना सा है कि वो सारे सुंदर सुंदर परिणामों को हमें बंद डिब्बे के अंदर जैसे रख दिया हो, वैसे हमारे जीवन में पैक करके नहीं रखना है, वो सारे परिणामों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर सारे हम अच्छे अच्छे परिणामों को उत्पन्न करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उससे अच्छा लाइफ का कोई फ्लो नहीं हो सकता है, राइट। ये हम सब लोग इनहेरेंटली जानते ही हैं कि ये सही बात है कि अच्छे अच्छे परिणाम उत्पन्न हो, प्लस हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। जितने डिस्ट्रीब्यूट करें उससे अनेक गुने फिर उत्पन्न हो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और उत्पन्न हो, और इस तरह से हम नेटवर्क बनाकर लोगों के साथ जुड़ के और तरह तरह के लोगों के साथ परिचय में आकर हम हमारे जीवन को बहुत ही समृद्ध बना सकते हैं तमाम प्रकार से। ये हम हर कोई चाहता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, राइट। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसमें चार फंडामेंटल चीजें, बैरियर्स आ जाते हैं, चार फंडामेंटल कंफ्यूजन्स आ जाते हैं, जो स्वामी जी ने इंट्रोडक्शन में ही डाले हुए हैं, राइट। तो ये तो हमारा सहज अनुभव हुआ कि हम प्रतिदिन प्रतिपल सुंदर परिणामों की इच्छा रखते हैं। बहुत बेसिक है ये नेसेसिटी, कि हम अच्छे रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं, अच्छे अचीवमेंट्स को देखना चाहते हैं, लेकिन वो जो चार बैरियर्स आते हैं, वो हम ठीक ठीक तरह से वो चार कंफ्यूजन को सॉल्व नहीं कर सकते। और इसीलिए कोई भी कम नॉलेज वाला व्यक्ति भी आकर हमें पट्टी पढ़ा के चला जाता है कि देखो तुम ऐसे 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 करो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर कोई दूसरा आता है, वो कहता है नहीं वो तो गलत है, अभी के जमाने में ऐसा 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 करो तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई कहता है ये 3 4 5 6 पुस्तकें पढ़ लो सेल्फ हेल्प की, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है, हमें इसको फंडामेंटली अचीव करना है, राइट। तो उसके लिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे हमें अपने आप को, तब जाकर ये ऐसे सुंदर परिणाम कंसिस्टेंटली हम क्रिएट कर सकेंगे, राइट। वरना तो क्या होगा कि 2-3 महीने के लिए चलो मान लो कंसिस्टेंसी आ भी गई, लेकिन 2 महीने 2 साल की नहीं आएगी या 2 दशकों की नहीं आएगी, तो फिर ऐसी कंसिस्टेंसी का कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमें प्रश्न करने हैं। सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। अगर जीवन में सुंदर परिणाम चाहिए हमें, तो हमें शुरू कहाँ से करना होगा? फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हम कहाँ से स्टार्ट करें, राइट। और दूसरा प्रश्न है कि अगर हमें सुंदर परिणाम चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस होने चाहिए जिसके ट्रांजैक्शन में या जिसके एक्सचेंज में हम ऐसे परिणामों को उत्पन्न कर सके, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि भाई कौन से एनर्जी रिसोर्सेस चाहिए। बिना एनर्जी के कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अपग्रेडेशन तो कहाँ से ही होगा बिना एनर्जी के, राइट। तो हमें हमारे पास कोई एनर्जी रिसोर्स चाहिए कि जो एनर्जी रिसोर्स हमारी ये जो रिजल्ट्स है उसको चेंज कर दे। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से एनर्जी रिसोर्सेस चाहिए? स्टार्ट तो करें, लेकिन स्टार्ट करने के लिए शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे? पावर सप्लाई। और फिर अगर वो रिसोर्सेस हमारा पूरा जीवन ही बदल देंगे, तो उसका कितना मूल्य चुकाना होगा? कोई भी चीज फ्री में तो नहीं मिलती है, राइट। जैसे वो इंग्लिश में कहा जाता है ना कि नो मील इज फ्री, राइट। जैसे गरीबों को मील दिया जाता है, भोजन दिया जाता है दोपहर का, तो उनको उनके लिए फ्री है, लेकिन वो पूरे जो फाइनेंस का जो पूरा चक्र है वहां पर वो फ्री नहीं है, किसी ना किसी ने उसको पे किया है अपनी वैल्यू सिस्टम से, राइट। तो कोई ना कोई ऐसा उदार धनी व्यक्ति था जिसने 150 लोगों के लिए वो मील उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तब जाकर ये जो पूरी सिस्टम है फाइनेंस की, वहां पर से ये सामान आया, उसके रसोई आए, रसोई बनी, सामग्री बनी, वो सब मैनेजमेंट हुआ ट्रस्ट वगैरह से, जहां से भी वो चैरिटी हुई है, तब जाकर वो 150 बच्चों को बुलाया और फिर उसको दिया गया। तो वो 150 बच्चों के जीवन में जो अच्छा परिणाम आया, वो अच्छा परिणाम किसी ने मूल्य चुकाया तब आया है। भले ही वो गरीब लोगों ने नहीं चुकाया, लेकिन किसी ने तो चुकाया है। तो हमारे केस में तो ऐसा नहीं कि कोई आके हमारे लिए चैरिटी कर जाएगा, हमें तो ये सारा कुछ खुद ही उत्पन्न करना है। तो अवश्य ही हमें ही मूल्य चुकाना होगा। अगर हमें एनर्जी रिसोर्सेस एक्वायर करने हैं, तो हमें ही मूल्य चुकाना होगा। तो अगर चुकाना होगा तो कितना चुकाना होगा, क्या हमारे पास इतना मूल्य है कि नहीं, पहले तो ये हम जांच ले।
और मान लो हमें पता चल गया कि कहाँ से स्टार्ट करना है और हमें कौन से एनर्जी रिसोर्स चाहिए वो भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि उसका मूल्य क्या है, और ये भी पता चल गया कि ये मूल्य हमारे लिए अफोर्डेबल है, हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर लास्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई जब सारी कुछ अनुकूलताएं हैं तो फिर ये एनर्जी रिसोर्सेज हमें कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, राइट। कहाँ से स्टार्ट करना है, एनर्जी रिसोर्सेज से, और उसकी कॉस्टिंग कितनी है, तो भाई वो अफोर्डेबल है, एब्सोल्युटली अफोर्डेबल है, मान लो ऐसा हमें अश्योर किया गया है। तो फिर लास्ट है कि उसका प्राप्ति स्थान क्या है, राइट, और उसकी प्रोसेस क्या है उसको एक्वायर करने की। तो ये चार अगर फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है, ये अगर हम अपने आप को पूछे तो ही जाकर हम लाइफ में बहुत कंसिस्टेंट लेवल पे हमारे परिणामों को सुंदर बना सकते हैं। वरना तो ऊपर ऊपर से बस केवल स्टडी कर लिया, ये कर लिया, और दो चार लोगों की सक्सेसफुल मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया, उसमें से चार की चली, दो की चली, चार की नहीं चली, और उसमें हमारे 6 महीने बीत गए, हमारे 12 महीने बीत गए, 18 महीने बीत गए, राइट। तो फिर उसमें सक्सेस से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मिला, यही सब होता रहेगा। इसलिए अगर हमें कंसिस्टेंट लेवल पे ये करना है तो ये चार फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो फिर अब यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो एनर्जी रिसोर्सेज है, ये एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास है। कोई भी एनर्जी रिसोर्स होता है वो यूनिट बेस्ड में होता है ना, कि भाई इतने यूनिट एनर्जी रिसोर्स तुम्हें चाहिए होगा। जैसे हमें मान लो मोबाइल लेना है, तो 15,000 का मोबाइल लेना है, तो उस मोबाइल लेने का एनर्जी रिसोर्स पैसा हुआ, तो पैसे कितने यूनिट का पैसा चाहिए, 15,000 इंडियन करेंसी का यूनिट होना चाहिए। जो रुपी है वो इंडियन करेंसी का एक यूनिट है, 1 रुपी। तो ऐसी 15,000 रुपी होने चाहिए आपके पास, 15,000 मनी यूनिट होंगे इंडियन करेंसी के, तो आप ये मोबाइल ले सकते हो 15,000 वाला, राइट। तो वो एनर्जी रिसोर्स का वो यूनिट हो गया। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे हमारे पास हम जो एनर्जी रिसोर्सेज को खोजने जा रहे हैं परिणामों को बदलने के लिए, वो हमारे पास प्रतिदिन, वो जो ऊर्जा स्रोत है वो प्रतिदिन 60,000 यूनिट्स की मात्रा में उपलब्ध है, राइट। ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऊर्जा स्रोत हैं जो हमारा पूरा जीवन बदल सकते हैं, वो हमें प्रतिदिन 60,000 यूनिट्स की मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं, कि हम इतने तो यूज कर ही सकते हैं। ज्यादा यूज करने हो तो आपकी इच्छा, वरना मिनिमम इतने तो आप यूज कर ही सकते हैं, राइट। तो 60,000 यूनिट्स, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। डेली बेसिस पर अगर इतने सारे यूनिट्स में हमें एनर्जी मिल रही है, राइट, तो फिर वो हमारा जीवन प्रोडक्टिव क्यों नहीं है, हमारी लाइफ इतनी अनप्रोडक्टिव क्यों है, ये समझना है, राइट। तो ये जो 60,000 यूनिट्स है, और ये सबके पास अवेलेबल है, ईच एंड एवरीवन, राइट। तो अब प्रश्न होता है कि भाई इतनी सारी मात्रा में हमारे पास डेली बेसिस पर एनर्जी है, तो फिर ये कैसे प्राप्त करेंगे, क्या कॉस्टिंग चुकानी पड़ेगी। ये तो केवल इतना कहा गया कि 60,000 यूनिट्स आप चाहो तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ दाम लगेगा, कुछ कीमत लगेगी उसकी। तो वो सब क्या है, तो वो कहते हैं कि इसमें कोई खर्चा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 60,000 एनर्जी यूनिट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मान लो रोज कोई आपको 60,000 वाला मोबाइल गिफ्ट कर देगा, तुम्हें रोज एक नया मोबाइल मिलेगा, उसके जैसा है कि तुम्हें रोज 60,000 यूनिट्स तुम्हें फ्री में मिलेंगे एनर्जी के। वो एनर्जी का तुम चाहे जैसा उपयोग करो, वो एनर्जी पैकेट्स तुम्हें मिलते रहेंगे। तो और वो मुफ्त में मिलेंगे, कोई खर्चा नहीं लगेगा, ऐसा। और फिर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो कहा था, तो कहाँ मिलेगा, वो हर समय मिलेगा और हर स्थान में मिलेगा। जिस समय आप होंगे और जिस स्थान में आप होंगे, वो स्थान में आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, राइट। जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, कि हमने कुछ कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर स्वर्ग में कुछ इच्छा की, राइट, तो फिर हमारे मानसिक तरंगों को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और तुरंत ही उसको मटेरियलाइज कर दिया। तो जैसे ही हमने इच्छा की और उसको अनुभव किया कि हाँ ये पूरी हो गई है, और जैसे ही आंख खोली तो वास्तव में वो पूरी हो चुकी होती है, राइट। तो ये सारे स्किल टेक्नोलॉजी। तो वैसे हमारे पास भी ह्यूमन टेक्नोलॉजी है कि जिसके आधार पर हम ये हर समय और हर स्थान में इसको प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई खर्चा नहीं है ये एनर्जी यूनिट्स को एक्वायर करने में, और ये एवरी टाइम और एवरीवेयर अवेलेबल है। तो ये तो हमारे लिए जैसे एक के बाद एक लॉटरी खुल रही है, जैकपॉट लग रहा है हमारा, है ना।
और ये एनर्जी रिसोर्स ऐसा नहीं कि ये केवल आपकी भूख को शांत करेगा या केवल आपके शारीरिक क्षमता को ही ठीक करेगा। ये आपके या हमारे जीवन के किसी भी पहलू को ये रिस्टोर कर सकता है अथवा इसको वो ग्रो कर सकता है। राइट, रिस्टोर करने का अर्थ है कि अगर मान लो कोई जीवन का कोई एक लाइफ स्फीयर है जो डैमेज्ड है, रिलेशनशिप डैमेज्ड है, फाइनेंस डैमेज्ड है मान लो, राइट, या फिर हमारी हेल्थ डैमेज्ड है, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ डैमेज्ड है, तो वो जो कुछ भी डैमेज है वो डैमेज को हील करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये वही एनर्जी रिसोर्सेज है। तो एनर्जी रिसोर्सेज का उपयोग करके हम डैमेज्ड पार्ट को, हमारी लाइफ के डैमेज्ड स्फीयर को हम हील कर सकते हैं। उसे कहते हैं रिस्टोरेशन करना। वो जैसा था वैसा उसको कर दिया। और मान लो कोई कहे कि नहीं भाई ऐसा तो कोई भगवान की दया है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन जैसा जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं जा रहा। रिलेशनशिप ठीक है, घर में सब बढ़िया है, मैं भी चंगा हूँ और नौकरी भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, लेकिन अभी भी ये सारी चीजों में कुछ एक क्वालिटी मुझे ऐड करनी है, इसको मुझे ग्रो करना है। कहीं पर डैमेज नहीं है लेकिन जितना है उतना सफिशिएंट नहीं लग रहा, उसको मुझे ग्रो करना है। राइट, तो ये ग्रो भी यही एनर्जी से होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये केवल रिस्टोरिंग एनर्जी है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी है। खासकर तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी ही है, और ये जो रिस्टोर करती है वो ग्रोथ का ही एक छोटा सा पहलू है, जिसके माध्यम से ये एनर्जी वो पहलू को रिस्टोर करती है। राइट, तो अब यहाँ पर अब हमें बहुत ही प्रश्न होते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसके 60,000 यूनिट्स प्रतिदिन हमारे पास है और विदाउट एनी कॉस्ट वो हमें मिल सकते हैं, जहां चाहे वहां मिल सकते हैं, कोई भी स्थान में मिल सकते हैं, और ये ऐसी मिराक्युलस एनर्जी है कि वो हमारे डैमेज्ड पार्ट को भी लाइफ के रिस्टोर कर सकती है या फिर एग्जिस्टिंग पार्ट को वो ग्रो कर सकती है। राइट, इतनी फ्लेक्सिबल एनर्जी और इतनी मिराक्युलस मैजिकल एनर्जी है ये। तो वो जो एनर्जी रिसोर्सेस है, वो एनर्जी रिसोर्सेस हैं हमारे विचार, थॉट्स। राइट, तो ये जो थॉट्स है, ये थॉट्स जो है ना, ये कंपन होता रहता है हमारे मन के अंदर। तो ये जो कंपन होता है, ये एक मन के कंपन के अंदर, या कहो कि एक थॉट के अंदर, एक थॉट वाइब्रेशन के अंदर हमारे सारे डॉगमास, हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारा सब कुछ उसके पीछे लगा हुआ होता है, और वो एक इंटेंशन के साथ जन्म लेता है, और वो एक क्रिया को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। तो ऐसे ये विचार है हमारे, ऐसी ये थॉट एनर्जी है। राइट, देखो किसी भी वस्तु को चलने के लिए, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों ना हो, उसको चलने के लिए कुछ एक एनर्जी चाहिए। राइट, तो वो जिसके आधार पर वो कुछ अपने आसपास के पर्यावरण से वो परिचित हो सके। ओके, तो उसी तरह से हम लिविंग बीइंग है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बहुत ऊंची संरचना है। राइट, तो हमें हमारे आसपास के पर्यावरण से परिचित होने के लिए और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कि भाई ये पर्यावरण में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या हमें इसको कैसे इसका विरोध करना है या इसको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए कुछ एक तो सेंसिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, अगर हम लाइफ फॉर्म है तो, है ना। एक छोटे से आर्टिफिशियल रोबोट, डेड रोबोट के अंदर भी इतनी सारी सेंसिटिविटी होती है, इतनी सारी सेंसिबिलिटी होती है, तो हमारे भीतर भी तो कुछ होना चाहिए। तो ये जो सेंसिबिलिटी हम कैप्चर करते हैं या जिस सेंसेशन से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारा कुछ जो ऊर्जा से होता है, वो ऊर्जा को विचार कहते हैं। राइट, वही ये थॉट्स है। ये थॉट्स के आधार पर ही हम प्रतिदिन के सारे कार्य करते हैं, और हमारे सारे जो डिसीजन मेकिंग होता है, हमारे सारी जो इमोशंस होती है, हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती है, हमारे जितने लोगों के प्रति जो हमारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं, ये सारा कुछ ये हमारे विचार ही है जो निर्धारित करते हैं कि कैसा होगा हमारा निर्णय, कैसा होगा वो व्यक्ति के प्रति हमारा इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, ये वस्तु का अनुभव हमारा कैसा होगा। राइट, ये पर्यावरण को रिस्पॉन्ड करने का हमारा जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, ये सब कुछ जो ऊर्जा निर्धारित करती है, जो फंडामेंटल ऊर्जा है, वो ऊर्जा है ये हमारे विचार, हमारे थॉट्स। राइट, तो इतनी ऊंची एनर्जी है जिसके विषय में ये पुस्तक में चर्चा की गई है, और ये पुस्तक को बहुत ही साइंटिफिक वे में तमाम प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, उनको कोट करते हुए, उन रिसर्च पेपर्स को समझाते हुए स्वामी मुकुंदानंद जी ने ये पुस्तक का निर्माण किया है। ये बहुत ही फैबुलस बुक है। तो
आप लोग इसे अवश्य ही प्राप्त कर लेना जिन लोगों ने प्राप्त नहीं की है। और मेरा एक सुझाव ये भी रहेगा कि भले ही ये इंग्लिश में है और थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आजकल सब लोग समझ ही लेते हैं, तो सत्र में आने से पहले जब भी आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे उससे पहले थोड़े कुछ 5-10 पेज उसके रीड करके आएंगे, तो यहाँ पर जो आपको समझाया जाएगा वो आपको वो पुस्तक का पूरा इलेबोरेशन हो जाएगा, तो आपको पूरी बात अंदर ग्रास्प हो जाएगी। राइट, तो ये मेरा सुझाव है। या तो फिर अगर मान लो कि आप तुरंत ऑफिस से आते हो, टाइम नहीं मिलता है, तो सत्र जैसा ही खत्म हो उसके बाद तुरंत ही आप पूज्य स्वामी जी के वर्ड्स को एक बार अवश्य ही पढ़ लेना उसी दिन, या तो पहले या तो बाद में। अगर उनके वर्ड्स, उनके उनका जो सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह जो है वो आप ये सत्र के पहले या बाद में पढ़ेंगे तो आपको उसमें से बहुत लाभ मिलेगा ये पुस्तक में से, है ना, क्योंकि स्वामी जी के वर्ड्स को पढ़ के उसको प्रोसेस करना भी उतना ही आवश्यक है, बल्कि ज्यादा ही आवश्यक है। राइट, तो ये तो एक सप्लीमेंटरी कोर्स है, लेकिन मुख्य पुस्तक तो आपको पढ़नी ही चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और आने वाले समय में ये प्रादेशिक भाषाओं में आने लगेगी धीरे धीरे, हिंदी वगैरह में, तो हम जैसे जैसे आती चली जाएगी वो एडिशंस आपको सूचित करते चले जाएंगे, तो फिर प्योरली जो हिंदी के जानकार लोग हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जनसाधारण के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेते हो अच्छे से, तो फिर आप पहले ही हो सके तो पुस्तक को पढ़ के आए, या बाद में तो अवश्य ही पढ़े। आधा घंटा भी नहीं लगता है 5-7 पेजेस को रीड करने में, है ना, और वो पूरा टॉपिक आपके माइंड में जम जाएगा और वो आपके एक एक बिहेवियर को चेंज करता चला जाएगा, और 10-15 दिन बाद पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी। राइट, 10-15 सेशंस के बाद नहीं, 10-15 दिनों के बाद ही। ठीक है, तो ये इतनी पावर है ये पुस्तक में, क्योंकि ये थॉट पावर के ऊपर ही है पुस्तक है, इसलिए। ऑलराइट, तो ये पुस्तक का परिचय है कि भाई हमें, अब देखो, अब इसका रिवर्स में पढ़ो तो ज्यादा सेंस करेगा ये। अब तो हम पहले रिवील कर रहे थे ना, तो एक ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे ही विचार, थॉट्स हैं, और वो क्या कर सकते हैं, अगर उल्टा जाए तो वो जीवन के किसी भी पहलू को रिस्टोर कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है, वो हर समय हर स्थान में उपलब्ध है। और कितने उपलब्ध है, वो प्रतिदिन 60,000 यूनिट्स की मात्रा में उपलब्ध है। राइट, और वो क्या करेंगे, वो हमारी जो मोमेंट टू मोमेंट की सहज इच्छा है कि हमें सुंदर परिणाम हमारे आसपास चाहिए, वो सहज इच्छा को वो पूरा करते चले जाएंगे, अगर ये एनर्जी को हमने ठीक से उपयोग किया तो। ये अपने आप में एक न्यूट्रल एनर्जी है, उसको हमें उपयोग में लाना होता है। राइट, तो बस उसी का ये सारा जो तामझाम है, वो सारा तामझाम ये पुस्तक में लिखा गया है कि ये जो 60,000 यूनिट्स की मात्रा में एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको कैसे हम हार्नेस करें हमारे फेवर में। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। आगे पुस्तक में आता है फर्स्ट चैप्टर, अब शुरू होता है 1 जो है विचार पर करें विचार। पुस्तक का पहला चैप्टर डेल्टा जीरो, लेट अस थिंक अबाउट थॉट्स, ये पुस्तक का टॉपिक है। अर्थात थिंक अबाउट थॉट्स माने हम विचार पर ही विचार करें कि भाई ये विचार होता क्या है ना। तो अब ये जो स्लाइड है, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है पुस्तक का अगेन। तो ये डिस्कशन स्लाइड है, तो यहाँ से जिन लोगों को भी विचार पर अपने विचार व्यक्त करने हैं वो लोग अपना हैंड रेस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, जूम में एक हैंड रेस्ट का बटन होता है, वहां से आप हैंड रेस्ट करेंगे, कैमरा में नहीं करेंगे। तो वो जूम के माध्यम से हैंड रेस करके आप हिंदी में हमें या इंग्लिश में भी बता सकते हैं कि आप विचार के विषय में आपके क्या विचार है। ठीक है, तो जिनके भी हैंड रेस्ट होंगे हम 2-3-5 मिनट के लिए थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर सब अपने ही है, कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है। ठीक है, आपको जो भी मन में इच्छा हो, जो भी आप समझते हो, आप बोल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और हम वेट करेंगे, अगर कोई हैंड रेस्ट नहीं है, आप लोगों को कंटेंट को जानने में ही अधिक रुचि है, तो फिर हम मूव ऑन करेंगे। राइट, ठीक है, हाँ, यस, अभिषेक जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप बताइए आपका क्या कहना है। राधे राधे भैया, राधे बहुत राधे, अच्छा और बहुत रोचक सत्र जो है करवा धन्यवाद। रहे हैं आप, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और यहाँ पे आने वाले सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। विचारों पर तो विचार करना ही एक बहुत बड़ा विचार है, लेकिन विचारों पर विचार करें तो यही समझ में आता है कि हमारे जीवन में
मुख्यतः जो भी विचार आते हैं वो हमारे या तो पिछले अभ्यासों के कारण आते हैं, या हमारे हमारे जिस तरह की संगति में है हम लोग उस संगति के आधार पर आते हैं, या जिस तरह के वातावरण में है हम लोग उस वातावरण के आधार पर आते हैं। तो ये जो है अपने अभ्यासों में परिवर्तन लाने से या अपने संगति में परिवर्तन लाने से, और कुछ हद तक अपने जीवन की दिनचर्या में भी परिवर्तन लाने से विचारों में परिवर्तन उत्पन्न करना काफी जो है सहज हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा महत्व जो है संग का होता है। सही संग के बिना तो सही विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। तो मुझे तो और कुछ अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है, बाकी तो आप बताएं। वेरी नाइस अभिषेक भैया, बहुत खूब। आपने बहुत सारे विचार के बेसिक्स जो है वो आपने क्लियर कर दिए सब लोगों के लिए। आपने काफी कुछ फंडामेंटल्स बातों को कवर कर लिया है कि वो सबसे बड़ी बात आपने बताई वो हम आज भी देखने ही वाले हैं कि संघ का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे विचारों पर होता है और उसके पीछे क्या साइंटिफिक मैकेनिज्म है वो भी समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर अभिव्यक्ति अभिषेक भैया की। उसके बाद अब हम संतोष जी को अनम्यूट करना चाहेंगे, आप बता सकते हैं। नमस्कार सर जी, संतोष कुलकर्णी बोल रहा हूँ मुंबई से। जी जी, why negative thoughts are more powerful than positive thoughts? Yes. Basic questions. Okay, as we are reading, then positive thoughts are growing, but basically by human nature, negative thoughts are more powerful than positive thoughts. Yes, actually we are going to cover this topic in our successive, but for your sake of satisfaction, the negative thinking comes from the survival mentality of our mind, right? So what is that survival mentality and why it interferes in our growth every time? Everything will be discussed in the upcoming slides. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you for raising this question. Okay. तो अब इसके बाद लोकेश जी आपको हम अनम्यूट करना चाहेंगे। आप विचार पर कुछ विचार व्यक्त करेंगे। हाँ लोकेश जी, मैंने यस। हेलो जी जी, नमस्कार, राधे राधे जी। नमस्कार, राधे राधे। तो स्वामी जी ने पुस्तक में थॉट्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताया है, जिसमें कि जो हमारे थॉट्स हैं उसका एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसा कि उन्होंने एक स्टोरी में लिखा है कि एक संत होते हैं जो हिमालय की किसी गुफाओं में तपस्या कर रहे होते हैं। उनके पास एक छोटा सा लेक होता है जहाँ पर कुछ हंसों के जोड़े आते हैं जो बहुत ही विभिन्न प्रजाति के हंस होते हैं। हाँ। तो जब वो संत तपस्या करते हैं तो वो उनके आसपास ही, मतलब एक हाथ की दूरी पर हंसों का जोड़ा उनके आसपास घूमता रहता है। एक दिन एक जो पक्षियों की खास जानकारी रखने वाले ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको देखते हैं और वो चाहते हैं कि इन पक्षियों को क्यों ना लेकर समाज में ले जाया जाए, उन्हें दिखाया जाए कि इस तरह के राजहंस होते हैं जो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, उनको दिखाया जाए। तो वो संत से बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप किसी तरह से हमारी हेल्प कीजिए कि ये सोसाइटी का भला हो सके, हम इनको ले जाकर दुनिया को दिखा सके कि इस तरह का भी एक हंस होते हैं। तो किसी तरह से उस संत को मना लेते हैं और फिर संत अगले दिन दोबारा तपस्या पर बैठते हैं, लेकिन वो आज इस इंटेंशन से बैठते हैं कि अब अगर ये हंस आएंगे तो मैं इन्हें पकड़ लूंगा और इनको दे दूंगा। तो उनका जो उस टाइम जो थॉट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जो वाइब्रेशन होती है चारों तरफ, उस थॉट की वजह से उसकी वजह से वो सारा एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है। तो जब वो हंसों का जोड़ा उनके पास आता ही नहीं है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे थॉट्स की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट आता है। बिल्कुल, राधे राधे जी। ये धन्यवाद, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आपने समझाया। तो डिस्कशन में ये अच्छी बात है कि आपने पुस्तक की ही मैटर को रखा है, लेकिन हम जहां तक हो सके अपने विचारों को मौलिक रखेंगे कि हम मूलतः मौलिक रूप से हम क्या जानते हैं इसके विषय में, राइट? ठीक है, अब एक फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं, रोहित जी से सुन लेते हैं और फिर हम स्वामी जी ने क्या कहा है विचारों के विषय में उसका एक सार पकड़ के आगे चलेंगे।
यस रोहित जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। राधे राधे सभी को, नमस्कार। हाँ मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मैं जब भी बैठता हूँ तो जो पुरानी कुछ जो एम्बैरसिंग मोमेंट होते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में मैं अभी सोच के क्यों एम्बैरस होता हूँ, मुझे मुझे क्यों ऐसा होता है, मुझे मुझे गुस्सा क्यों आता है। राइट किसी राइट ने किसी ने मेरे साथ धोखा दिया होगा, या किसी ने मेरे साथ बुरा किया, किसी ने मेरे पैसे नहीं लुटाए अभी तक, तो उसी हाँ के बारे में सोच सोच के मन में अंदर जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है ऐसा व्यक्ति को, कि भाई राइट। पहले कुछ सालों पहले कुछ हुआ, उसके बारे में अफसोच के व्यक्ति बहुत मतलब व्यक्ति कुछ होता है ऐसा बुरा लगता है व्यक्ति को, ऐसा क्यों होता है। हाँ बस यही पूछना है। जी हाँ रोहित जी, तो देखो हम क्वेश्चन आंसर को तो वैसे लास्ट में लेते हैं। तो आपने जो ये पूछा ना कि हमें गिल्ट वाली फीलिंग क्यों आ जाती है, तो ये जो अभी डिस्कस किया गया था ना कि हमें नेगेटिव थिंकिंग क्यों सबसे पहले आता है, तो ये उसी का ही एक पार्ट है कि हमें गिल्ट भी आ जाती है बार बार। तो ऐसी कोई शर्मनाक बात हो गई है पहले, जिसके प्रति हम आज वर्तमान में हम स्वयं ही हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी ग्लानि आ जाती है। राइट। तो ये सारी बातों के लिए जानने के लिए एक बेस होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग का। राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं सत्रों के माध्यम से ये बात जो है दूसरे या तीसरे सत्र में कवर होने वाली है स्वामी जी की ही पुस्तक से। तो पहले हम धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग का बेस बनाएंगे। राइट। तो सब बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो मन होता है ना, उसको ग्रोथ करने के लिए में बहुत आलस्य आता है। इसलिए वो क्या करता है कि वो हमें बार बार ऐसा फील कराता है कि तू तो ग्रोथ करने के लायक ही नहीं, देख तूने तो ऐसा किया था भूतकाल में, तू क्या करेगा आगे जाकर। राइट। तो इस प्रकार से वो अपने कंफर्ट जोन को सस्टेन करने के लिए, अपने सर्वाइवल मोड को मेंटेन करने के लिए वो इस प्रकार की ग्लानि उत्पन्न करता है। ये आपका शॉर्ट आंसर। लेकिन हम डिस्कशन के लिए जब हम माइक ओपन करेंगे, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जिस टॉपिक के लिए डिस्कशन है पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों को आप अपने मन में रखिए, लास्ट में सबको चांस दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो अब हम डिस्कशन को क्लोज करेंगे। आज पहला सत्र है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपने अपने विचार प्रश्न सब कुछ रख दिया, अच्छी बात है। ठीक, तो अब हम विचार पर विचार करते हैं डिस्कशन को क्लोज करते हुए। तो इसमें ये जो कुछ भी हमने समझा विचार के ऊपर, ये सारा कुछ स्वामी जी ने एक ही कोटेशन में या एक ही पैराग्राफ में दे दिया है। राइट। तो वो ये है। अब ये जो कोटेशन है ये भी है रीड आउट द कोट, तो ये आप लोगों को ही रीड करना है। तो अगर कोई ये इंग्लिश में है, कोई रीड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इसमें पूरा समरी आ जाता है कि विचार क्या है वास्तव में। विचार पर जो विचार करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, उसका स्वरूप क्या है। तो विचार का जो स्वरूप है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो ऑलराइट, अलका जी से अलका जी को अनम्यूट करता हूं मैं। हाँ, आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। Our thoughts are energy forms, but of a very subtle kind, even subtler than the electromagnetic spectrum. These are the ideas, plans, and opinions we generate in the factory of our mind, and they impact every aspect of our life. Right. राधे राधे भैया। राधे, थैंक यू। तो अब देखो यहाँ पर सारा कुछ विचार के ऊपर विचार हो गया 2-3 वाक्यों में। राइट। क्या कहते हैं स्वामी जी, वो कहते हैं कि अवर थॉट्स आर एनर्जी फॉर्म्स। राइट। ये प्योरली साइंटिफिक बात है, क्वांटम मैकेनिक्स भी ये मान चुका है कि थॉट्स भी अपने आप में एनर्जी रखता है। जैसे लाइट अपने आप में एनर्जी रखती है, और वो लाइट की एनर्जी के क्वांटा को हम फोटॉन्स कहते हैं, वैसे इसे हम थॉटॉन्स कह सकते हैं। राइट। ये हमारे विचार के बंडल्स है, बंडल्स में ये छूटता रहता है। तो ये एनर्जी फॉर्म्स है। राइट। ये कंपन के माध्यम से उत्पन्न होता है। सारा कुछ ही वाइब्रेशनल है पूरे ब्रह्मांड में। अगर हम उसको एटॉमिक लेवल पे अपने आप को ले जाएं तो हम पाएंगे कि जिसको हम एटम बोल रहे थे वो तो जैसे हार्ट पंप करता है वैसे वो धबक रहा है। राइट। वो धड़क रहा है। तो वो मतलब उतने एनर्जी लेवल, उतने डाउन, उतने डिसेंड हो जाएंगे हम सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पर, तब हम देख पाएंगे कि ये वर्ल्ड पूरा अलग ही है। राइट। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर आइंस्टाइन ने कहा था ना कि दिस वर्ल्ड इज द इल्यूजन बट वेरी परसिस्टेंट वन। राइट। तो ये वर्ल्ड इल्यूजन है लेकिन एक परसिस्टेंट इल्यूजन है। तो ऐसा ही कुछ हमें पता चलता है थॉट्स के विषय में भी कि भाई जिसको हम थॉट कहते थे कि भाई ये तो एक आवेग था, ये आवेग था, ये कोई आवेग नहीं था, ये एक सर्टेन एनर्जी फॉर्म था हमारे अंदर, ऊर्जा का एक स्वरूप था।
लेकिन जैसे भी कहा ना कि वेरी सटल काइंड, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का था वो है, और इवन सटलर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इसको हार्नेस करके, ये सटलेस्ट वेव फॉर्म है अभी हमारे पास ह्यूमन टेक्नोलॉजी में, कि जिसको हार्नेस करके हम अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं, और ग्लोबल कम्युनिकेशन गैप को हम खत्म कर रहे हैं इसके माध्यम से। सैटेलाइट में हर जगह पर ये उपयोग में आता है, हमारे घर के माइक्रोवेव में भी ये होते हैं, राइट। माइक्रोवेव इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत सूक्ष्म है, ये नैनो टेक्नोलॉजी तक जाता है, लेकिन हमारे विचार तो उससे भी सूक्ष्म है। और तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये विचार है या नहीं है? तो वो कहते हैं कि अगर हमारे मन में कोई आइडिया आता है, हम कोई प्लानिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो उसमें जो हम सोचते हैं ना, जो प्लान बनाते हैं, जो इमेजिनेशन वगैरह करते हैं, वो सब विचार ही होते हैं। या फिर हम कोई ओपिनियन जनरेट करते हैं जिसे हम इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं कभी कभी, तो वो भी एक विचार ही है, राइट। और ये विचार अगर इतना कुछ उत्पन्न हो रहा है तो कोई एक मशीन के माध्यम से उत्पन्न होता होगा ना। जैसे कोई छोटा सा साबुन होता है, वो भी कोई बहुत बड़ी मैकेनिस्टिक प्रोसेस में से पसार होके फिर वो एक छोटा सा क्यूब बनता है साबुन का, राइट, सोप क्यूब बनता है। तो अगर ये थॉट के पैकेट्स बनते हैं, जैसे ये बल्ब में से फोटॉन्स निकलते हैं, तो बल्ब अपने आप में एक डिवाइस है जो इसको फोटॉन्स को जनरेट करता रहता है, वो थॉट सॉरी वो क्वांटा को, राइट। तो ये अगर थॉट्स निकलते रहते हैं हमारे अंदर से, तो ये कहाँ से निकलते हैं? तो वो कहते हैं कि उसकी जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है हमारा मन, राइट। हमारे मन रूपी डिवाइस में से ये प्रोडक्ट्स निकलती रहती है, अलग 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 अलग, ठीक। और ये ऐसी प्रोडक्ट है, इतनी वैल्यूएबल है कि दे इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो वो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो भी विचार है, वो हमारे जीवन के सारे पहलू को टच करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये विचार पर, ये सबसे प्रमुख विचार है कि किसी भी वस्तु पर विचार क्यों किया जाता है, उसका स्वरूप समझ के उसके पीछे उसके साथ जुड़ा हुआ जो अज्ञान है, जो कंफ्यूजन है, जो इग्नोरेंस है, उसको खत्म करने के लिए विचार किया जाता है। विचार की अंतिम परावधि कहाँ होती है? स्वरूप ज्ञान में होती है। तो अगर हम विचार के ही स्वरूप को जानने का प्रयास करें, तो वो हो गया विचार पर ही विचार करना। ओके, तो ये हमारे सब, फिर से एक बार रिवीजन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो थॉट्स है वो एनर्जी फॉर्म्स है, राइट। वो कोई भी थॉट, नो थॉट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, वो एनर्जी फॉर्म है जो हम में से ही उत्पन्न होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसलिए हम ऐसे कोई सेंसर्स हम अभी तक बना ही नहीं पाए जो थॉट्स को कैप्चर कर ले, राइट। जो अभी ये न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट जो बना रहे हैं, जो ब्रेन वेव्स को पकड़ रहे हैं, वो हमारे विचारों का हमारे फिजिकल ब्रेन पर जो प्रभाव है उसको वो कैप्चर कर रहे हैं। उसके ग्रे मैटर में जो उसकी पैटर्न्स बनती है, वो पैटर्न्स को वो कैप्चर करते हैं, राइट। वो यहाँ अधिक से अधिक वो जो हमारी नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं उसको वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ तो विचारों से ही हो रहा है। ये विचार क्या है वो अभी कोई कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी जो एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उससे कई गुना सूक्ष्म है, राइट। अभी हमें बहुत विकसित होना होगा अगर हमें विचारों को रूबरू करना है तो, राइट। तो ये, लेकिन हम डेली बेसिस पर उनको रूबरू करते ही है, मिलते ही है, हमारे आइडियाज के फॉर्म में, हमारे प्लान्स के फॉर्म में, और हमारे ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस के फॉर्म में। और ये विचार जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, और इसका जो डिवाइस है वो है हमारा मन, हमारा माइंड। और ये हमारे विचार हमारे जीवन के सारे पहलू को टच करते हैं। इसलिए जीवन के सारे पहलू को अगर सुधारना है तो जो सारे पहलू को टच करता है उसको सबसे पहले सुधारना पड़ेगा, अर्थात हमारे विचार को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। अब आगे चलते हैं। विचार पर विचार कर लिया हमने, पर्याप्त। अब ये जो विचार है वो बदलते रहते हैं ना, कभी ये विचार आया, कभी वो विचार आया। तो ये जैसे स्मार्ट टीवी में, ये एक स्मार्ट टीवी बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। एक टीवी जैसा अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है उतना स्मार्ट, तो हो सकता है ये मेरा ब्रेन है इसलिए उतना स्मार्ट नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे टीवी में क्या होता है कि वो चैनल्स हम बदलते रहते हैं। कभी ये चैनल में, अच्छा ये चैनल में तो ये सीरियल आ रही है, अच्छा ये चैनल, यहाँ पर अवार्ड फंक्शन चल रहा है, ओ यहाँ पर तो फुटबॉल चल रहा है, राइट। तो ऐसा ही हमारे थॉट का भी होता है
एक थॉट स्ट्रीम होती है वो अपनी दुनिया में होती है, दूसरी थॉट स्ट्रीम होती है वो उसकी अपनी अलग से दुनिया होती है, राइट। तो ये अलग 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 प्रकार के हमारे अंदर हमने ही विश्व बनाए हुए हैं। तो वो अब इनको वो अलग अलग पहलू को कैसे टच करते हैं हमारी लाइफ में। अब ओरिजिनल जो प्रैक्टिकल बातें हैं अब यहाँ से स्वामी जी शुरू करते हैं, राइट। तो उसको जरा हम समझ लें। विचारों का जीवन घटनाओं पर प्रभाव, हमारी दैनिक जीवन की घटनाओं पर क्या प्रभाव होता है। पुस्तक में फर्स्ट चैप्टर डेल्टा 1 टॉपिक नंबर 1, थॉट्स अफेक्ट द एनवायरमेंट, राइट। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन में देखा ना, वो जो उन्होंने राजहंस का उदाहरण दिया वो इसी डेल्टा में है, इसी टॉपिक में है, ठीक। तो विचारों का जीवन घटनाओं पर क्या प्रभाव है वो समझ लेते हैं। तो विचार इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो व्यक्ति की प्रेजेंस मात्र से ही उसकी क्वालिटी हमें पता चल जाती है। संत अगर हमारी बाजू में प्रेजेंट है तो हमें एक बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है, एक ऑब्वियस सुकून मिलता है। और अगर वो संत मस्ती करने के मूड में नहीं है, वो अपनी ओरिजिनलिटी में है, तो और फिर कोई दुष्ट होता है, राइट। तो वो दुष्ट का भी एक अपना ऑरा होता है, एक अपनी एक वाइब्रेंसी होती है जो हमें अफेक्ट कर ही देती है। और हमें पता चल जाता है कि ये हम जैसे हम कहते हैं कि नहीं मुझे इसके लिए गट फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही है, राइट। तो ये गट फीलिंग्स क्या होती है कि उसके थॉट की वाइब्रेंसी उसके चारों ओर घूम रही है और वो हमारा माइंड उसको रिसीव कर रहा है और उसको प्रोसेस करके बता रहा है कि ये कुछ नेगेटिव है, ये मेरी एनर्जी को डाउन कर रहा है, इसका संग, राइट। तो इससे हमें पता चलता है, जैसे कि अभी हमें अभिषेक भैया ने बताया था कि संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये उसी का ही एक साइंटिफिक रीजन है कि वो जो थॉट की वाइब्रेंसी होती है वो उसके आसपास एनकैप्सुलेटेड होती है, वो घूमती रहती है, राइट। और वो अफेक्ट करती है उसके संग में आने वाले व्यक्ति को। तो संत हो तो पता चल जाता है, दुष्ट हो तो भी पता चल जाता है। तो जरा सोचिए कि हमारे भीतर से जो एनर्जी फॉर्म्स निकल रहे हैं, राइट, वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। तो ये तो पूरे शरीर को चीर के निकल रहे हैं ना, शरीर के जो सेल्स है वो सेल्स में से बाहर निकल रहे हैं। तो सोचो वो सेल्स को कितना अफेक्ट करते होंगे। अगर वो अच्छे हैं तो भी सारे सेल्स को कितना अफेक्ट करते होंगे, अगर वो बुरे हैं तो भी सारे शरीर को कितना अफेक्ट करते होंगे, राइट। कि जो बाहर वाले लोगों को पता चल जाता है तो हमारा बॉडी तो क्या ही झेल रहा होगा उसको, है ना। तो इसलिए हमें समझना है कि हमारे विचारों का हमारे घटनाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये संत का और दुष्ट का जो उसकी जो प्रेजेंस होती है, उनकी जो उपस्थितियां होती है, उससे ही डिफरेंस, शार्प डिफरेंस जो होता है वो हमें पता चल जाता है, राइट। इतने प्रभावशाली होते हैं, इसलिए उसका हमारे आसपास की जीवन घटनाओं पर प्रभाव होना बहुत ही सामान्य बात है। और ये कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है कि हमारा जो ये मन है वो ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। उसके अंदर ये मन अपने आप में ही एक बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, राइट। जो इतनी सारी एनर्जीज को, इतने सारे सेंसरी परसेप्शंस को फॉलो करता है, वो बिना किसी संरचना के तो नहीं हो सकता, राइट। उसकी अपनी भी एक बहुत विचित्र संरचना है, राइट। तो वो अगर हम वैदिक बातें करें तो वो समाधि वगैरह में वो दिखती है, लेकिन हम उसको उतना एब्स्ट्रैक्ट न बनाए, हम केवल प्रैक्टिकल लाइफ की ही बातें करें। तो हमारा मन जो है, और ये डेली बेसिस का अनुभव है कि वो ट्रांसमीटर है, वो अच्छे अच्छे विचारों को छोड़ता है, तभी तो किसी के बुरे या अच्छे विचार हमें अफेक्ट करते हैं उसके संग में आने से, राइट। और वो रिसीवर भी है, राइट। उसने ट्रांसमिट किया और हमारे माइंड ने रिसीव किया। अगर हमारे कोई थॉट वाइब्रेंसी उसकी थॉट वाइब्रेंसी से पावरफुल है, राइट, तो उसका माइंड रिसीव करेगा और हम ट्रांसमिट करेंगे। तो जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर मिलते हैं, ओके। जैसे हमारे मोबाइल फोन में होता है कि ट्रांसमीटर भी होते हैं और रिसीवर भी होते हैं, जिसके आधार पर ये जीपीएस सिस्टम काम करती है। तो वैसे ही हमारे मन में भी है कि ट्रांसमीटर भी है, वो ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, हमारा प्रोसेस्ड डेटा बाहर ट्रांसमिट होता है, और दूसरों का प्रोसेस डेटा जो बाहर आता है वो हम रिसीव करते हैं। तो ये मन ऐसा विचित्र डिवाइस है कि वो खा भी रहा है और उगल भी रहा है, एक और खा रहा है, एक और उगल रहा है, राइट, दो मुंह वाला है। तो वो ट्रांसमीटर भी है, तो वहां से वो छोड़ रहा है सारी वाइब्रेंसी, और रिसीवर भी है, तो वो ले भी रहा है, राइट। तो यही कारण है, ये मन की इस संरचना के कारण उसका ये इतना पावरफुल सोफिस्टिकेशन जो है, यही हमारे लिए अभिशाप बन गया है, क्योंकि हम ये सोफिस्टिकेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए, राइट। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है,
इसलिए हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे पर्यावरण पर हमारे विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है और दूसरों के विचारों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजों से अपने आप को कैसे शील्ड करना है, ये सारी टेक्निक्स यही पुस्तक में आगे आएगी, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम कोई वीकनेसेस नहीं समझ रहे हैं, ये वीकनेसेस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ सुधार करना है और कैसे करना है। ओके, राइट, आगे चलते हैं। विचार शरीर के लिए विष भी और औषधि भी। तो पुस्तक का टॉपिक है 1.2, फर्स्ट चैप्टर, डेल्टा 2, थॉट्स कैन हील और पॉइजन आवर बॉडी। ओके, तो यहाँ पर ये जो विचार है, अब हम देख ही रहे हैं कि अगर नेगेटिव विचार हो गए तो वो हमारे लिए विष के समान है, पॉइजन के समान है। अच्छे विचार हो गए तो वो हमारे लिए औषधि के समान है, मेडिसिन के समान है। तमाम प्रकार के साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं कि लोगों ने केवल प्रसन्नता के विचारों से कैंसर तक को मिटाया है, राइट, क्योंकि ये विचार अल्टीमेटली शरीर को ही चीर के बाहर आते हैं। तो अगर वो शरीर में से अच्छे विचार बाहर आएंगे तो शरीर को अच्छा करके ही बाहर निकलेंगे, और अगर वो बुरे विचार है तो शरीर को बुरा करके ही बाहर निकलेंगे। तो वो शरीर के लिए जब बुरा करके बाहर निकलते तो वो शरीर के लिए विष हो गए, पॉइजन हो गया। और वो जब वो शरीर को अच्छा करके बाहर निकलते हैं, यानी कि खुद भी अच्छे हैं और उसके संग में आने वाले शरीर को भी अच्छा करके वो बाहर एनवायरनमेंट में निकल जाते हैं, तो फिर वो मेडिसिन हो गई हमारे लिए, वो हमारे लिए औषधि हो गई और वो हमें हील करते हैं, हीलर हो गए वो हमारे लिए। तो विष बनने वाले विचार कौन से हैं जो हमारे लिए विष समान है? वो है भय के विचार, फियर, राइट। फिर घृणा के विचार होते हैं, हम जो लोगों के प्रति हम नफरत करते हैं, घृणा करते हैं वो, और ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, जिसमें हम खुद ही जलते रहते हैं बिना किसी अनावश्यक दूसरों के अच्छे रिजल्ट से हम जलते रहते हैं। तो वो भी उतना नहीं चला होगा वो अच्छे रिजल्ट्स को बनाने में जितना हम उसको देखकर जल जाते हैं, राइट। और तो चौथा होता है प्रतिशोध। ये चार प्रमुख थॉट पैटर्न्स हैं। प्रतिशोध के जो विचार होते हैं, जिसे रिजेंटमेंट कहते हैं कि ये इसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, वो माइंड में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, खत्म नहीं होता है, राइट। ये जो प्रतिशोध के विचार है ये विष के समान है हमारे लिए। ओके, तो ये चार प्रमुख विचार है जो हमें बहुत ही घातक है हमारे लिए, और इस पर हमें काम करना है। कैसे काम करना है ये सब भी आगे आएगा, चिंता वाली बात नहीं है। और औषधि कौन सी है विचारों के रूप में? कि प्रेम के विचार है अगर हमारे अंदर, डेफिनेटली प्रेम को सबने फील किया है, कितना रोम रोम भर जाता है हमारे सांसारिक प्रेम में ही लोगों का रोम रोम भर जाता है, राइट। तो सोचो जरा, जो क्वालिटी, जो अनकंडीशनल प्रेम होता है उसमें कितना ही लाभ होता होगा। फिर आत्मीयता है, लोगों से घृणा करें उससे अच्छा है उनको इंक्लूड करें, उनको एक्सक्लूड करने के बजाय उनको इंक्लूड करें, राइट। फिर हर्ष है, प्रसन्नता है, जैसे कि अभी कहा, प्रसन्नता के विचार से बॉडी ही पूरी खुश हो जाती है। और क्षमा, रिजेंटमेंट में हम होल्ड करके रखते हैं ग्रजिस को, और क्षमा में क्या होता है, ग्रजिस को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो जिसके पास त्याग होता है वो क्षमा करता है, जिसके पास आसक्ति होती है वो प्रतिशोध करता है, राइट। तो रिजेंटमेंट का वर्सेस है, उसका ऑपोजिट है फॉरगिवनेस। ओके, तो प्रेम हो गया, लव, अफिनिटी, और फिर ये हर्ष है हमारे लिए, चीयरफुलनेस, और क्षमा, फॉरगिवनेस। तो ये चार बड़ी औषधियां हैं। इसके आसपास घूमने वाले जो विचार है वो हमारे माइंड, बॉडी और हमारी लाइफ, इवन हमारी फाइनेंशियल सिस्टम, हमारे रिलेशनशिप, सबको ये हील कर देंगे, राइट। इतने फैले हुए हैं ये विचार, राइट। तो इस प्रकार हमने समझा कि विचारों का ऐसा ऐसा प्रभाव है। ठीक, और थोड़ा समझ लेते हैं। आगे का टॉपिक है विचार मानसिक सुख और दुख के निर्माता। 1.3 थॉट्स डिटरमाइन अवर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। बट ऑब्वियस है कि अगर वो दुख के निर्माता है तो वो नेगेटिव थिंकिंग से हमारे विचार दुख के निर्माता बनते हैं, राइट। और अगर वो सुख के निर्माता है तो वो, स्वामी जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर वर्ड यूज किया है, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, राइट। जिसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक महिला का घर, पूरा घर बह गया था, फिर भी वो हंस रही थी। तो न्यूज रिपोर्टर ने उसको पूछा कि आपका पूरा घर बह गया सामान के साथ, आप हंस रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मेरा घर तो बह गया लेकिन मेरे सारे परिवार वाले अभी ये मेरे साथ तैर रहे हैं, सब जीवित है, जिंदा है, तो मैं खुश हूं कि घर तो फिर से भी बन जाएगा, झोपड़ी ही तो थी, फिर से बना लेंगे, लेकिन मेरे परिवार वाले अगर चले जाते तो मैं फिर से कहां से बनाती, राइट। तो ये होता है पॉजिटिव रीफ्रेमिंग कि भाई पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके हैं
फिर भी एक नवीन आशा है कि ऐसा या इससे भी अच्छा हम और उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसे ये पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं होगा, ये तोते की तरह बोलते रहने से मेंटली कि ऐसा है वैसा है, इस तरह से ये नहीं होगा, राइट। इसको रीफ्रेम करना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा कि भाई नेगेटिव थिंकिंग कहाँ से पॉप अप हो रहा है। अब देखो हम मन की, माइंड की जो माइंड रूपी डिवाइस की जो रचना है उसको पूरा हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके खोल रहे हैं कि ये कहाँ से गड़बड़े करता है, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी पैटर्न्स है या कौन से ऐसे ट्रिगर्स है जो हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग को कंटिन्यू करते हैं। फिर उसको पकड़ के उसके ऊपर प्रोसेस करके उनको शांत करना पड़ता है। उसके बाद फिर अब उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है, सब्लिमेशन भी करना पड़ता है। केवल शांत कर दिया तो फिर वो फिर से पॉपअप हो जाते हैं, फिर उसको विस्थापित करना पड़ता है पॉजिटिव रीफ्रेमिंग से। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको पॉजिटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं, राइट। तो रीफ्रेम करते हैं हमारे थिंकिंग को, और उसको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग हो वैसे फ्रेम में, ऐसे मोड ऑफ थिंकिंग में उसको ला देते हैं, ठीक। तो अगर ऐसा हो गया, अगर हमने पॉजिटिव रीफ्रेम कर दिया हमारे माइंड का, तो वो सुख के निर्माता बन जाते हैं। तो हमारे प्रतिदिन का सुख है या दुख है, ये इसी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है कि ये ऊर्जा हमारे अंदर कैसे वाइब्रेट कर रही है, अब ये विचार हमारे अंदर किस फ्रीक्वेंसी पर झूम रहे हैं, राइट। ओके, और उसके आगे का टॉपिक है विचार हमारे व्यक्तित्व की परिभाषा। चैप्टर 1 डेल्टा 4 Our thoughts define us। तो ये कैसे होता है कि वो हमारे व्यक्तित्व की परिभाषा बन जाते हैं। तो ये जो विचार होते हैं, ये उसका बार बार हम रिपीटेशन करते हैं। एक ही विचार का अगर हम रिपीटेशन करें तो फिर वो अपने ही समान के नेचर वाले दूसरे विचारों को मैग्नेट की तरह खींच लेता है, राइट। और फिर ऐसे एक के बाद एक सारे विचार का एक पूरा प्रभाव बन जाता है, जिसे हम थॉट स्ट्रीम कहते हैं, राइट। तो उसे विचारधारा कहते हैं। हम नहीं कहते कि भाई ये संगठन की विचारधारा कुछ ठीक नहीं है। उसका क्या हुआ कि इनकी जो थॉट स्ट्रीम है, उनकी जो फ्रेम ऑफ थिंकिंग है वो गलत है, ठीक नहीं है। विचारधारा, उनके विचारों का जो प्रवाह है कि ऐसे करना, ये ठीक नहीं है। तो विचार रेपिटेटिव मोड में आ जाते हैं तो वो एक विचारधारा बन जाते हैं। अपने समान अलग अलग विचारों को, सजातीय विचारों को खींच लेते हैं वो अपनी ओर, राइट। और फिर वो एक बहुत बड़ी विचारधारा बन जाती है, जो किसी एक समय वो केवल ड्रॉप था, उसको हम ऐसे करके उड़ा सकते थे, अब वो पूरी बहती हुई रिवर बन गया है, अब हम उसमें बह जाएंगे, राइट। तो ऐसी बात होती है यहाँ पर कि विचार अगर जैसे ही नेगेटिव विचार उत्पन्न हुआ, तुरंत ही उसको सप्रेस करके या उस पर प्रोसेस करके उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, जिसके विषय में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये व्यक्तित्व कैसे बनता है कि बार बार वो विचारधारा हमारे माइंड में घूमती रहती है कि नहीं ऐसा ही है, और फिर हम हमारी बिलीफ सिस्टम के माध्यम से उसको इंस्टॉल करते रहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, राइट। तो ऐसा होने से क्या होता है कि फिर वो जो विचारधारा है वो रेपिटेटिव एक्शंस में आ जाती है, क्योंकि विचारधारा अपने आप में एक एनर्जी स्ट्रीम है। विचार जब एनर्जी है तो विचारधारा एक एनर्जी स्ट्रीम हुई। कोई भी एनर्जी है वो रिलीज चाहती है, वो एक्सप्रेशन चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है अपने बंधनों में से। तो वो जो विचारधारा है, वो जो जिस प्रकार की विचारधारा है उस प्रकार के एक्शंस के मोड ऑफ एक्शन से वो बाहर निकलेगी, मोडस ऑपरेंडी से वो बाहर निकलेगी बॉडी की, राइट। तो वो शरीर को उस प्रकार से बिहेव करवाएगी जिस प्रकार की वो जिस प्रकार की वो विचारधारा है, राइट। तो शरीर की जो ये मोडस ऑपरेंडी है थॉट के हिसाब से, उसी को हम बिहेवियरल साइंस कहते हैं, राइट, या बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो कहते हैं। ये सब बिहेवियरल साइंस जो है वो विचारधारा के ऊपर होता है, वो केवल बॉडी का नहीं होता है, बॉडी के पीछे उसका बाप है, विचार है, वो ये सब डिसाइड करता है कि कैसी बॉडी लैंग्वेज होगी, क्या होगा, ये सब। तो वो विचारधारा हमारा रेपिटेटिव एक्शंस बनाती है और फिर वो हमारा चरित्र बन जाता है, राइट। तो ये विचारधारा जो है, ये एक ओर से कहा जाए तो ये विचारधारा हमारा मानसिक व्यक्तित्व है कि जैसे हम भीतर से हैं वैसे ही बाहर से व्यक्त होते हैं, वैसा ही हमारा कैरेक्टर बन जाता है, राइट। अगर हम भीतर मूर्ख विचार रखते हैं तो बाहर हम कार्टून कैरेक्टर बन जाते हैं। अगर भीतर से हम अच्छे विचार रखते हैं, जीनियस विचार रखते हैं, तो बाहर हम वैसे जीनियस कैरेक्टर बन जाते हैं। तो ये विचारधारा ये एक मानसिक व्यक्तित्व है, और फिर जो ये एक्शन के फॉर्म में हमारा चरित्र बन जाता है वो हमारा शारीरिक व्यक्तित्व है। तो ये मानसिक और शारीरिक व्यक्तित्व का जब मेल हो जाता है इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि ये विचार के नीचे जो अंडरलाइन की हुई है, वहां से होते घूमते ये चरित्र के नीचे अंडरलाइन हुई। तो ये विचार इस प्रकार से यात्रा करके चरित्र बन गए, राइट।
तो ये विचारों ने ही हमारा चरित्र बनाया और हम उसमें फंस गए, हम उसमें ट्रैप हो गए। और अगर हमें हमारा चरित्र सुधारना है तो अब इसको पूरा अनकॉइल करना पड़ेगा या उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। ठीक, तो ये ऊपर से परिभाषा हुई व्यक्तित्व की, इसमें और डिटेल में आने वाले सत्रों में हम जाएंगे। तो ये विचार का एक दूसरा पहलू जो हमारे व्यक्तित्व को टच करता है कि वो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमें ही डिफाइन कर लेते हैं, इतने हम ट्रैप हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आज की ये लास्ट स्लाइड है। तो यहाँ पर कहते हैं कि विचार जो है ये हमारी सभी क्रियाओं के प्रणेता है। राइट, आगे का टॉपिक है चैप्टर 1 डेल्टा 5 थॉट्स आर प्रीकर्सर्स टू एक्शंस। राइट, तो ये हमारी एक्शन के प्रीकर्सर है, अर्थात पहले ये होते हैं उसके बाद एक्शंस होती है, प्रीकर्सर्स है। अग्रगामी प्रणेता कहते हैं जिसे हिंदी में, ये प्रीकर्सर्स है। ठीक, तो कैसे ये प्रणेता है हमारे? तो देखो, जो कुछ भी होता है दैनिक हो या कोई दैनिक कार्य हो, हम रोज सुबह उठकर जो ब्रश करते हैं वो तो कितना साधारण सा कार्य है, वो भी बिना विचार के नहीं होता है। वो तो हैबिट में मोल्ड हो गया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं तो कर लेता हूँ ब्रश, में तो ब्रश कर लेती हूँ, कर लेते हैं नो डाउट, लेकिन एक थॉट प्रोसेस तो होती ही है। हम तो सुबह उठकर ही फेसबुक में बिजी हो जाते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक थॉट प्रोसेस बन जाती है कि दैनिक कार्य में भी बिना विचार के वो छोटा सा ब्रश करने जैसा दैनिक कार्य भी नहीं होता। और जो बड़े बड़े जो ग्लोबल एक्शंस हो रही है, वैश्विक कार्य हो रहे हैं, उसका भी रूट जो है वो एक छोटा सा विचार ही है। वो एक ही ड्रॉप है जो चाहो तो एक गिलास भर पानी बनता है कम प्रयत्नों से, और बहुत प्रयत्नों से वो पूरा का पूरा महासागर बन जाता है, वैश्विक कार्य बन जाता है। तो सबके बेसिस में अगर हम जाएं, उसका कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करें, तो वो सबका कॉमन डिनोमिनेटर है ये एक ही विचार, सिंगल थॉट एंटिटी जो होती है वही ये सारा कुछ कराती है। राइट, ये हमारे भीतर की एक न्यूट्रल एनर्जी है जो हमारी लिविंगनेस को एग्जिबिट करती है, हमारी लाइवलीनेस को वो एक्सपांड करती है। ठीक, या हमारी लाइवलीनेस को प्रेजेंट करती है, जैसी भी है वैसी। तो ये ऐसी एनर्जी है। तो ये दैनिक कार्य हो या वैश्विक कार्य हो, ये विचार से ही उत्पन्न होते हैं, बिना विचार के नहीं ये तो हो गया, ऐसा होता ही नहीं है। राइट, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलती है अब इतना पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कि वर्क क्वालिटी इज इक्वल टू थॉट क्वालिटी। हमारे कार्य की, हमारे वर्क की जो भी क्वालिटी है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हमारा वर्क कैसा है, चाहे फिर ऑफिस में हमारा वर्क कैसा है, चाहे फाइनेंस में हमारा वर्क कैसा है, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग हमारा वर्क कैसा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं इत्यादि, जो भी कुछ है, हमारी जो वर्क क्वालिटी है वो हमारी थॉट क्वालिटी के इक्विवेलेंट होती है। अगर बॉडी के प्रति हम केयरलेस हैं तो हम डाइट के प्रति भी केयरलेस होंगे, एक्सरसाइज के प्रति भी केयरलेस होंगे। राइट, अगर हम हमारे खर्चे के प्रति केयरलेस हैं तो हम हमारे फाइनेंस के प्रति भी केयरलेस होंगे, क्योंकि खर्चा केयरलेसली कब होता है? जब फाइनेंस के थॉट्स गड़बड़ हो। राइट, रिलेशनशिप में गड़बड़ कब होती है? जब प्रेम और आत्मीयता वाले थॉट्स में गड़बड़ हो। और शारीरिक तकलीफें क्यों होती है? क्योंकि हेल्थ रिगार्डिंग जो थॉट्स हैं उसमें गड़बड़ होती है। राइट, इन अ वे जो वर्क क्वालिटी है हमारी, वही हमारी थॉट क्वालिटी होती है, या फिर हमारी जो वर्क क्वालिटी होती है वो हमारी थॉट क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। बहुत अच्छे विचार है लेकिन उसने घटिया काम किया, ऐसा कोई नहीं करता है। राइट, तो अगर हमारा काम बहुत अच्छा है तो विचारों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी ही है। अगर काम में बार बार लापरवाही हो रही, एक दो बार चलो ठीक है बाई मिस्टेक हो गया, लेकिन वो रिपीटेडली होता ही रहता है, तो फिर भाई वो उससे जुड़ा हुआ थॉट पैटर्न तुम्हारा गड़बड़ है, वो मान लेना पड़ेगा। राइट, तो ये एक फॉर्मूला भी लिया आज हमें कि वर्क क्वालिटी इज इक्वल टू थॉट क्वालिटी। अब यहाँ पर एक विचित्र बात यह है कि अभी तक हमें ऐसा लगता था कि विचार जो है ये क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मात्र क्रिया ही नहीं, आलस्य भी जो होता है हमारे, तो भाई नहीं करना, छोड़ो, हटाओ झगड़ा, आज तो बड़े आराम से सोएंगे, या हम उसको काम को टाल देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। ये जो आलस्य होता है वो भी विचार से होता है। राइट, क्योंकि विचार जो होते हैं वो एनर्जी है। एनर्जी अगर कुछ एक हमारी इंटरनल सर्किटरी को ब्लॉक कर देती है तो फिर जो कार्य होना चाहिए उसके लिए हमारा बॉडी एक्टिवेटेड नहीं होता है।
राइट, उसी को हम आलस्य कहते हैं। तो ये विचारों की ही एनर्जी से कोई एक इंटरनल सर्किटरी ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण फिर बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करता है, और हम क्या देते हैं कि अरे भाई आलस्य में रह गया। आलस्य में नहीं रह गया, उससे साथ जुड़े हुए जो तुम्हारी थॉट पैटर्न्स थी उसने भीतर ब्लॉकेजेस बनाए हुए हैं। अगर इसको जल्दी जल्दी क्योर नहीं करोगे तो वो ये क्रोनिक डिसीज के रूप में, ट्यूमर्स के रूप में दिखने लगेंगे, राइट। तो ऐसा ही होता है, इसके विषय में भी आगे हम देखेंगे। लेकिन बात यह है कि विचार केवल क्रियाओं से नहीं जुड़े हैं, वो अक्रियाओं से, आलस्य से भी जुड़े हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हम दो वस्तुओं को समझ सकते हैं। दो चीजें हैं जो विचारों से ही होती है, राइट। कौन सी दो चीजें? तो विचारों से ही हम लेजी बनते हैं, आलसी बनते हैं, और विचारों से ही हम एक्टिव बनते हैं, कर्मठ बनते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया। और विचारों से ही हम प्रोक्रेस्टिनेटर बनते हैं, हम काम को टाल देते हैं, या उसकी काम वर्क का जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत करते हैं, इसलिए उसको बाद में करने की इच्छा होने लगती है, उसकी महिमा को नहीं समझते। और विचारों से ही हम परफॉर्मर बनते हैं कि अगर वो वर्क की महिमा हमने समझी तो उससे जुड़ी जो भी प्रोसीजरल सिस्टम है उसको हम फॉलो करेंगे, तो ये परफॉर्मर बन गए। अब विचारों से ही हम मीडियोकर रह जाते हैं, जैसे हैं वैसे अपने कंफर्ट जोन में ही सड़ के मर जाते हैं। और अगर हमें वो मंजूर नहीं है, मान्य नहीं है, तो हम विचारों से ही हमारे ड्रीम अचीवर बन जाते हैं। हमारे सारे ड्रीम्स को, संसार में भी सारे ड्रीम्स को हम अचीव करते हैं, फिर वो ड्रीम्स का वो अचीवमेंट का हम सदुपयोग कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसको पहले उत्पन्न करना पड़ता है। उत्पन्न यही ऊर्जा से होता है, यही क्रिएटिव एनर्जी है जो सब कुछ अचीव कराती है, राइट। तो इसे हमें हार्नेस करना है। तो ये ड्रीम अचीवर भी हम विचारों से ही बनते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि चाहे हम आलस्य करें, चाहे हम कोई क्रिया करें, चाहे हम जैसे हैं वैसे ही रह जाए, चाहे या फिर हम छोटी ही आयु में या फिर कम ही समय में बहुत सारा प्रोग्रेस कर लें, ये सब कुछ कोई जादू टोने से नहीं होता है, या भाई ये तो भाई सर्कमस्टांसेस बन गए थे, ऐसे हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे विचार ही सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करते हैं। इसकी और सूक्ष्म बातें हम आगे देखेंगे। तो ये सब कुछ जो होता है ये हमारे ही विचारों से होता है, राइट। तो ये विचार इतनी सूक्ष्म वस्तु है, राइट। अगर इसका हम ये विचार शब्द का इसको अगर संस्कृत की दृष्टि से समझे तो ये बहुत गहरा विषय हो जाता है। लेकिन ये सत्र को हम हमारे डे टू डे बेसिस के एक्सपीरियंसेस के ऊपर आधारित ही रखने वाले हैं, ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये आज हमने ये देखा कि हमारे जो विचार है वो एक ऐसी एनर्जी है वो जो हमारे जीवन के किसी भी पहलू को रिस्टोर कर सकती है या ग्रो कर सकती है। ये विचार हमारे मन रूपी डिवाइस में से उत्पन्न होते रहते हैं, और ये हमारा मन रूपी डिवाइस हमारे विचार तो उत्पन्न करता ही है, लेकिन लोगों के विचारों को भी रिसीव कर सकता है। वैसा ये विचित्र ट्रांसमीटर और रिसीवर है। और हमारी मात्र क्रियाएं नहीं, आलस्य भी विचारों के कारण ही आता है। इसलिए अगर हमें आलस्य को ठीक करना है तो भी उसके पीछे की थॉट पैटर्न्स को ही ठीक करना होगा। कैसे, वो आगे देखेंगे, राइट। तो अब ये सारा कुछ जो विचार जो हमारी क्रियाओं के प्रणेता के रूप में हमने देखा, उसको अब हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं स्वामी जी के एक कोट के माध्यम से। ये कोट अगर कोई पढ़ना चाहे, आज का ये लास्ट कोट है, लास्ट स्लाइड है, कोई पढ़ना चाहे तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, हम आपको चांस दे सकते हैं। यस, अनन्या जी आप इसे पढ़ सकते हैं। राधे राधे। Great personalities who enhanced the lives of millions were able to do so because they empowered their thoughts with purity and energized them with vigor. Right. ठीक है। तो जैसे हमने वैश्विक कार्यों की बात की कि छोटा सा कार्य हो या चाहे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज वैश्विक लेवल के कार्य करती है। ये सारा कुछ जो करती है वो अपने ही थॉट की प्योरिटी, पहले अपने थॉट को प्योर बनाते हैं, फिर उसको एनर्जाइज करते हैं। एक बार थॉट प्योर हो गए फिर वो अपने जैसे ही प्योर थॉट्स को खींचने लगेंगे। थॉट एक मैग्नेटिक एनर्जी है, वो अपने जैसे ही दूसरे चीजों को खींचती रहती है, राइट। तो इस प्रकार से वो सजाती है या एक ही कैटेगरी वाले थॉट्स को वो खींचती रहती है और फिर एक पूरी विचारधारा बन जाती है। ऐसे ही लोग राक्षस बनते हैं, ऐसे ही लोग संत बनते हैं, और ऐसे ही लोग अचीवर बनते हैं, या ऐसे ही लोग डिजास्टरस फेलियर को फेस करते हैं, राइट। ये सब कुछ ही थॉट्स के आधार पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज का हमारा सत्र पूरा होता है। मैं आशा करता हूं कि ये ओपनिंग सत्र में आप लोगों को कुछ एक प्रकाश मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को और एनहेंस कर सकते हैं, जैसा कि ये कोटेशन में भी लिखा है, ठीक।
ओके, तो अब आगे क्या होता है, तो इसके आगे अब आप लोगों को आज का रिवीजन हम करेंगे, वो रिवीजन पढ़ना है। हम प्रत्येक सत्र के अंत में एक रिवीजन स्लाइड रखेंगे जिसमें हम 5 रिवीजन रखेंगे फिक्स, न 3 या न 6, 5 रिवीजन रखेंगे। तो एवरी टाइम लास्ट में 5 लोगों को हैंड रेज करना है, तो उनको चांस दिया जाएगा, राइट। तो टुडेज रिवीजन टू बी रेड आउट बाय द ऑडियंस। तो पहला, आज का ये पहला रिवीजन है, इसे कोई पढ़ना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस तुषार भैया, आप इसे पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। हम सुंदर परिणामों को प्राप्त करें, यह आनंद की ही एक सहज इच्छा है, कोई भूल नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, तो हम हमारे आसपास जो परिणामों में सौंदर्य देखना चाहते हैं, वो सौंदर्य यहीं से आता है, राइट। ओके, हमारी ये सहज इच्छा से हमें ये उस ओर आकृष्ट होते हैं। हाँ भावना जी, आप इसे पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। जीवन के किसी भी पहलू को रिस्टोर या ग्रो करने वाली ऊर्जा एक ही है, हमारे विचार। राइट, ठीक। तो ये हमारे विचार ही है जो हमारे किसी भी लाइफ स्फीयर को बिगाड़ती है या बिगड़े हुए को सुधारती है, या फिर जो सुधरा हुआ है उसको निखारती है। ये सब कुछ एक ही मिराक्युलस एनर्जी करती है, ठीक। यस अलका जी, आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारा मन ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी, इसलिए हम संग से प्रभावित होते हैं। नाइस हेडिंग। तो अभी हमने देखा ये मन रूपी जो डिवाइस है वो बिना किसी संरचना के निराकार रूप में ऐसे नहीं कर सकता। उसकी अपनी एक संरचना है, अपना एक ढांचा है। जैसे बहुत ऊपर से देखने पर हमारे ये जो शरीर है उसका भी कोई ढांचा ठीक से नहीं दिखता। बहुत ऊपर से देखे तो ऐसा लगता है छोटे छोटे डॉट से इधर इधर घूम रहे हैं, लेकिन अगर वो वहां से हम नीचे उतरे और शरीर को पास से देखे तो पता चलता है कि नहीं, ये तो इसमें तो 2 हाथ है, 2 पैर है, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं इत्यादि, राइट। तो धीरे धीरे फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होता है। तो वैसे ही जैसे जैसे हम मन को समझते चले जाते हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर और हमारे अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, गाइड्स के आधार पर, मेंटर्स के आधार पर, वैसे वैसे हमें पता चलता चला जाता है कि भाई हमारा मन जो है वो अपना एक नियत बंधारण रखता है, एक नियत स्वरूप रखता है जिसके आधार पर वो फंक्शन करता है, राइट। ठीक, कोई भी फंक्शन होता है वो मशीन से होता है, राइट। ओके, हाँ अभिषेक जी, आप इसे पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। हमारी मेन पर्सनालिटी, चरित्र, तो हमारी ही विचारधारा का एक्टिव फॉर्म होता है, राइट। तो जी राधे राधे। हमारी जो मेन पर्सनालिटी है, ये मेन पर्सनालिटी माने क्या कि जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, मन में तो कुछ भी सोच ले, मन में तो सब महापुरुष होते हैं, राइट। लेकिन हम एग्जीक्यूट जो करते हैं वो हमारा ओरिजिनल जो चरित्र है, जो कि हमारे सारी थॉट प्रोसेसेस का निचोड़ होता है, हमारे चरित्र में सार होता है, राइट। तो वो जो चरित्र है वो हमारी विचारधारा का ही एक्टिव फॉर्म होता है। ओके, हमने खराब किया, हम बार बार खराब कार्य कर रहे हैं, 1-2 बार हो गया, चलो ठीक है, पता नहीं था, लेकिन पता चलने के बाद भी रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि थॉट पैटर्न्स में गड़बड़ है, उसको रिपेयर करना है, राइट। एक्शंस में कोई गड़बड़, एक्शंस को सुधारने से कुछ नहीं होगा सुपरफिशियली, उसके पीछे का कॉज सुधारना पड़ेगा, ठीक। अब ये लास्ट है आज का ये रिवीजन पॉइंट। इसे कौन पढ़ेगा? कोई नया हैंड रेज्ड वाला हो तो भी चलेगा, वरना फिर ठीक है, अनन्या जी आप पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू भैया। वर्क क्वालिटी इज इक्वल टू थॉट क्वालिटी। यह सारी सफलता या विफलता का रहस्य है। राइट। तो हमें कोई भी सफलता मिलती है तो क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा वर्क वैल्यू क्रिएट करता है। और हमें विफलता या निष्फलता क्यों मिलती है, फेलियर क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा जो वर्क है वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता है, राइट। तो जिसने भी सफलता प्राप्त की है वो कैसे प्राप्त की है? वर्क को वैल्यूएबल बनाकर या वैल्यू ओरिएंटेड बनाकर। तो वर्क तब तक वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा जब तक उसके पीछे की थॉट्स है उसकी क्वालिटी प्योर नहीं होगी।
राइट, या फिर सही सटीक नहीं होगी। उल जुलूल थॉट से उल जुलूल वर्क ही होते हैं, राइट, और वैल्यूएबल थॉट पैटर्न से वैल्यूएबल वर्क होते हैं। तो वर्क क्वालिटी इज इक्वल टू थॉट क्वालिटी, राइट, जैसा काम है वैसा ही विचार है, या जैसे विचार रखेंगे वैसा ही काम होगा। ओके, और यही हमारी सारी सफलता और विफलताओं का कारण है किसी भी क्षेत्र में, सांसारिक या पारलौकिक या पारमार्थिक। ठीक है, तो अब ये इसके साथ ही आज का सत्र एब्सोल्युटली पूरा होता है, और इसी के साथ हम अंतिम स्लाइड में आ गए हैं, जिसमें मुझे आप सभी लोगों को थैंक्स कहना है। तो अ बिग थैंक यू टू दी अमेजिंग ऑडियंस। आप सभी ऑडियंस जो समय से पधारे और अभी तक रुके हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ये प्रथम सत्र को सफल बनाने के लिए। इसी तरह से आप आते चले जाएंगे। आगे ये पुस्तक में स्वामी जी ने तमाम भंडार भरा रखा है, तो आप लोग जानकर बहुत ही विस्मय में पड़ जाएंगे। अगर जिन्होंने एक बार भी पुस्तक नहीं पढ़ी है, जो आज ही इसे देख रहे हैं, वो देखेंगे कि भाई इतनी पावरफुल बुक स्वामी जी ने लिखी है। ओके, तो फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आते रहिए, क्योंकि योर प्रेजेंस मीन्स अ लॉट टू अस। और अगर आप जाना चाहते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे 10 मिनट के लिए, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको परमिशन है। सी यू इन दी अपकमिंग सेशंस और हैव अ गुड टाइम अहेड। और जो जाना चाहते हैं उनको संपूर्ण टीम जेके इंडिया की ओर से आप सभी को राधे राधे, और आपका आने वाला समय शुभ रहे, यही हमारी शुभकामना। और आपके विचार आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाए, यही हम आपके लिए आशा रखते हैं।